हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी एग्ज़ाम की तैयारी। सो आप लोगों को जैसे पता ही है, रेगुलरली मैं यहाँ पे हर टाइप का एमसीक्यू करवा रही हूँ जो कि ईएसआईसी एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को तो ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दो बैचेस है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच। एंड हमारे पास दूसरा बैच है फुल थ्योरी बैच, जिसमें हम करने जा रहे हैं पूरी की पूरी अनाटमी प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू, और सारे के सारे जो हमारे बचेंगे टॉपिक वो सारे इसमें हम करेंगे। दोनों बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1499 का और ये फुल थ्योरी है 2499 का। तो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डीले, बिकॉज अभी आपके पास टाइम भी थोड़ा है, ठीक है ना। अब आपके पास 2.5 मंथ्स रह गए हैं। सो आप अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस हैं और 3 मंथ्स के प्रॉपर बैचेस हैं। ईएसआईसी से ही ओरिएंटेड बैच है। आरआरबी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस बैच से भी कर सकते हो। ये बैच लेने से आपको नॉर्सेट का भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डीले। टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी एंड इसी में ही आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। सो नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 130 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 131 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। So the question is, the nurse is caring for client with deep vein thrombosis. Which of the following symptom would require the nurse immediate attention? So अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो इनमें से कौन सा सिम्टम जो है नर्स का इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करेगा? टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहीट, ब्लड प्रेशर ऑफ 90/50, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 32, पल्स रेट ऑफ 98 बीट्स पर मिनट। सो देखो अब डीवीटी है, डीवीटी की कॉम्प्लिकेशन है पल्मनरी एम्बोलिज्म। सो जब भी पल्मनरी एम्बोलिज्म बनेगा तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी? डिसिप्निया। क्या होगी? डिसिप्निया। और डिसिप्निया का जब भी किसी को सांस लेने में डिफिकल्टी आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? टैकीकार्डिया। क्या देखने को मिलता है? टैकीकार्डिया, ठीक है ना। सो ये क्लियर होना चाहिए। डीवीटी की कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे लिख लेना कॉम्प्लिकेशन और ये फ्लो चार्ट ऐसे ही बना लेना। कॉम्प्लिकेशन है हमारी पल्मनरी एम्बोलाई। पल्मनरी एम्बोलाई में देखने को मिलता है डिसिप्निया, और डिसिप्निया का एक ही साइन देखने को मिल जाएगा आपको, कंपनसेशन। जो हार्ट है वो कंपनसेट करने लग जाता है ताकि प्रॉपरली, और पेशेंट जो है फटाफट से सांस लेता है ताकि बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए। सो इसमें जो ऑप्शन सही रहने वाला है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। देखो पल्स रेट कितना बड़ा हुआ है, 98 बीट्स है, ठीक है ना। सो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट रहेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पेशेंट को टैकीकार्डिया है। इट मींस पल्मनरी एम्बोलाई बन चुका है। तो नर्स को अब जाके किसको इन्फॉर्म करना होता है? डॉक्टर को, ठीक है ना। डॉक्टर और फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दो कि ये सिम्टम्स पेशेंट शो कर रहा है। क्योंकि देखो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो हम किसी और के साथ लिंक नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उसकी कॉम्प्लिकेशन ही पता है कि पल्मनरी एम्बोला ही होती है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप सीधा ही टैकीकार्डिया पे जाते। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइल असेसिंग पेशेंट अ क्रेनियल नर्व, द नर्स आस्क द पेशेंट टू रेज द आईब्रोज, स्माइल एंड शो द टीथ्स टू असेस विच क्रेनियल नर्व। सो अगर आप किसी पेशेंट की क्रेनियल नर्व्स को असेस कर रहे हो, ठीक है, और आपने पेशेंट को कहा कि अपनी आईब्रोज को उठाओ, स्माइल करो और टीथ दिखाओ, तो आप कौन सी वाली क्रेनियल नर्व को असेस कर रहे हो यहाँ पे? वेगस को, फेशियल को, ऑल फैक्ट्री को, ऑप्टिक को? सो देखो इसमें से जो क्रेनियल नर्व जिसको आप असेस कर रहे हो, आईब्रोज भी आप रेज करवा रहे हो, स्माइल भी करवा रहे हो, टीथ भी, तो इसमें सारी फेशियल मसल्स की आप उसके असेस कर रहे हो। सो वो ऑब्वियसली कौन सी नर्व होगी? आपकी फेशियल नर्व। सो देखो मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियो डाल रखी है सारी क्रेनियल नर्व्स की। एक आधा क्वेश्चन क्रेनियल नर्व से आ जाता है, आप चेक कर सकते हो। क्रेनियल नर्व वाली मैंने प्रॉपरली आपको मिमिक करके वो करवाया है कि आप उसे कैसे याद कर सकते हो। सो ये आप जाके देख सकते हो। ऑल फैक्ट्री जो होती है फॉर स्मेल होती है, ऑप्टिक जो होती है ये होती है फॉर आइज, ठीक है ना। ये जो इनके नंबर्स है ये आपको याद करने हैं कि कैसे आप याद करोगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके नंबर्स के बारे में भी कभी कभी आ जाता है कि जो ऑप्टिक नर्व है ये कौन से नंबर पे क्रेनियल नर्व है, जो ऑल फैक्ट्री है वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। और जो ये हमारी वेगस नर्व होती है
इसका फंक्शन होता है, ये हेल्प करती है डाइजेशन में, ठीक है, हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, रेस्पिरेशन में, ठीक है। सो ये सेंसरी एंड मोटर मूवमेंट्स करवाती है। सो ये अलग अलग है, बट यहाँ पे हमने जो पूछी थी हमसे वो है हमारी फेशियल नर्व। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ 2 years old baby is diagnosed with febrile seizure, which of the following is most important nursing action? तो 2 साल का बच्चा है, फेब्राइल सीजर से डायग्नोस्ड हुआ है। सो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन रहेगा? फेब्राइल सीजर का मतलब पेशेंट जो होते हैं, फेब्राइल सीजर कैसे आते हैं, बच्चे को पहले आएगा फीवर, फीवर के बाद उसे सीजर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फेब्राइल सीजर का मतलब होता है फीवर के बाद, फीवर साथ में आता है देन सीजर आता है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन इस बच्चे के लिए क्या रहेगा? 2 साल का बच्चा है। सेट सैंपल ऑफ सीबीसी, प्लेस अ यूरिन कलेक्शन बैग इन स्पेसिमेन कप एट बेड साइड, प्लेस अ कूलिंग मैट्रेस ऑन हिज बेड, पैड द साइड रेल्स ऑफ हिज बेड। सो ऑब्वियसली अभी हमें बच्चे को फीवर सीजर्स की प्रॉब्लम है, तो इंजरी से क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली जो ऑप्शन नंबर 4 है कि आप साइड रेल्स को पैड कर दोगे, क्योंकि उससे बच्चे को इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। सो फेब्राइल सीजर याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि फेब्राइल सीजर कैसे आते हैं। सो फीवर के साथ अकम्पनिश्ड होते हैं ये सीजर, पहले फीवर आएगा, उसके बाद पेशेंट को फिट्स आएंगे, सीजर्स आएंगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अर्ली साइन सिम्टम सीन इन अ माइस्थेनिया ग्रेविस? तो इनमें से कौन सा सिम्टम जो है माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है? अब माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, तो ये आपकी मसल है, ये आपकी नर्व्स है, इनके बीच का जो जंक्शन है वो खराब हो जाता है, ठीक है। सो अब इसमें आपको देखने को मिलता क्या है? डिस्फेजिया, पिटोसिस, फटीग, इंप्रूविंग एट द एंड ऑफ द डे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आइस को। सो इसके 2-3 सिम्टम्स हैं, एक तो डिप्लोपिया, एक तो पिटोसिस, ठीक है, और एक ब्लर्ड विजन। ये सिम्टम्स इसके अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। अगर किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस होगा तो ये सिम्टम्स हमें अर्ली देखने को मिलेंगे, आइज को सबसे पहले अफेक्ट करता है ये। सो पिटोसिस क्या होता है पेशेंट को? ड्रूपिंग ऑफ द आइज, ठीक है ना, ड्रूप हो जाती है आइज, जैसे नीचे को गिर जाती है, ड्रूपिंग ऑफ द आइज होता है पिटोसिस, ठीक है ना। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, पेशेंट को डबल डबल दिखता है, एंड ब्लर्ड विजन। तो याद रखना माइस्थेनिया ग्रेविस सबसे अर्ली सिम्टम्स देता है आइज का। आइस की प्रॉब्लम आती है, आइस की मसल्स और उसकी नर्व्स का कनेक्शन में सबसे पहले प्रॉब्लम आता है, उसके बाद अदर सिस्टम्स पे जाता है। सो हमें क्या देखने को मिलेगा? पिटोसिस, ठीक है ना। अर्ली सिम्टम्स हैं ये, अर्ली सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अ नर्स ऑब्जर्व पार्मर रिदमिया, द नर्स विल अंडरस्टैंड दैट। सो एक नर्स है, ऑब्जर्व किया उसने पेशेंट के पाल्मर रिदमिया, तो नर्स अंडरस्टैंड क्या करेगी? व्हाट इज पाल्मर रिदमिया? जो पेशेंट का हैंड्स होते हैं उस पर प्रॉपरली रेड हो जाते हैं, बिल्कुल रेड हो जाते हैं हैंड्स जो होते हैं पेशेंट के, दैट इज कॉल्ड पाल्मर रिदमिया। तो नर्स समझ जाएगी कि क्या है ये, कार्डिक फेलियर से हुए हैं, पैटिक फेलियर से हुए हैं, ड्रीनल फेलियर से, रेस्पिरेटरी फेलियर से। सो देखो अब क्या होता है, जब आपने किसी को भी हेपेटिक फेलियर होता है, सो बहुत सा ऐसा होता है, एक तो पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो जाती है, ठीक है ना, वो खराब हो जाती है। हिपैटिक क्या है, लीवर क्या है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा विटामिन के का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, विटामिन के फॉर्म होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स फॉर्म होते हैं। अब उसी का ही फेलियर हो गया, उसी का ही क्या हो गया? फेलियर हो गया। तो वो सारे जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो बन रहे हैं वहाँ पे, वो क्या हो जाएंगे? अब डिस्टर्ब हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो पेशेंट को जगह जगह पे एरिथमिया देखने को मिलता है, और उसमें एक बहुत अच्छा साइन है, दैट इज कॉल्ड अ पाल्मर एरिथमिया। तो पेशेंट को क्या देखने को मिलता है? हेपेटिक फेलियर में पाल्मर रिदमिया। समझ रहे हो ना? ये चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है, ये थ्योरी के पॉइंट है। अगर आपका क्लियर है थ्योरी कि लिवर कैसा होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, अगर वो खराब हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो एक वाइटल ऑर्गन है, सो ऑब्वियसली उसकी खराब होने से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, विटामिन के होता है। सो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर उसका फेलियर हो जाए तो जिससे वो खराब हो जाएंगी। सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं ये होती हैं हिपैटिक फेलियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डाइटरी इंस्ट्रक्शन द नर्स गिव अ पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस वुड इंक्लूड अ रिकमेंडेशन टू ईट फूड दैट आर लो इन। सो अगर कोई पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का है, अल्सर्स है उसके कॉलन में, तो आप उसे कैसा खाना रेकमेंड करोगे जो कि लो होना चाहिए रेजिड्यू में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स एंड कैलोरीज में। हर एक क्वेश्चन का ना अपना एक सेगमेंट होता है, सो उसको समझा करो, देन आप ऑप्शंस पे जाया करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है, आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे
ऑप्शंस पे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। एंड सेकेंडली, अगर आपको अभी भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, आपको कंप्लीटली हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, पेपर को क्लियर करना है, तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 2 बैचेस है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। 1499 का ये बैच है। और दूसरा बैच है मेरे पास फुल थ्योरी बैच, जो कि है फुल थ्योरी प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी इस पे हम करेंगे, प्लस MCQ भी हम करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी करेंगे, प्लस डाउट क्लासेस भी करेंगे, प्लस एनाटमी भी करेंगे। ये सारा ही सारा फुल फ्लेज्ड बैच है, ये है 2499 का। देखो दोनों बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बैच थोड़ा बड़ा है इसलिए क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ का बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे को बाय कर सकते हो। ये बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है, खुद से मैं क्लासेस लेती हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी आपको सेम डे ही प्रोवाइड हो जाती है। टेस्ट सीरीज चलती है रेगुलरली एंड डाउट क्लासेस होती हैं जो बच्चे लाइव नहीं लगा पाते, जॉब में होते हैं। सो अगर आप कोई भी दोनों में से बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सो कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं, ESIC ओरिएंटेड हैं। और अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, RRBB की भी, तो भी ये बैचेस आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। सो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो 1499 एंड 2499 का कोई भी बैच। सो क्वेश्चन था कि आप अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को कौन सा फूड रिकमेंड करोगे जो कि लो होना चाहिए। सो हमेशा जो पेशेंट को फूड रिकमेंड होता है दैट इज लो इन रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वो क्या हो जाता है? अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है ना, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। सो अगर अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे पैरास्टाल्टिक मूवमेंट हो, बावल मूवमेंट्स हो, तो इसीलिए हम उसे लो रेजिड्यू डाइट देते हैं। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता लो रेजिड्यू डाइट क्या होती है। सो अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि स्टूल की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, सो अल्सरेटिव कॉलन है उसे, ठीक है ना। अब हम नहीं चाहते कि वहाँ पे प्रॉपरली बावल मूवमेंट्स हो, हम स्लो बावल मूवमेंट्स कराना चाहते हैं। सो बावल मूवमेंट्स तो तभी होंगी जब स्टूल फॉर्मेशन होगा, जब हम उसे स्टूल फॉर्म होने ही नहीं देंगे तो बावल मूवमेंट्स होंगी भी कैसे। सो दैट्स वाई हम उसे लो रेजिड्यू डाइट देते हैं विच इज़ लो इन फैट। नेक्स्ट है वाई पेशेंट ऑफ निमोनिया एडवाइस फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट। तो अगर आप निमोनिया वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट हम क्यों एडवाइस करते हैं? टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, टू रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, टू इम्प्रूव ऑक्सीजन कंजम्पशन, टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो निमोनिया वाला पेशेंट है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि उसका ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। ऑब्वियसली कोई एक्टिविटी करेगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, कोई कुछ करेगा तो उससे ऑब्वियसली बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है ना, बॉडी एक्सर्ट होती है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली चाहिए होती है। सो इसीलिए हम उसे बेड रेस्ट के लिए प्रॉपरली बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोज इज प्रायोरिटी फॉर ए पेशेंट डायग्नोज्ड विद निमोनिया। सो अगर एक पेशेंट है निमोनिया का तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज उसके लिए क्या रहेगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, इनइफेक्टिव कोपिंग्स। अच्छा थोड़ा सा निमोनिया बता देती हूँ। निमोनिया क्या होता है कि जैसे कि आपकी ये लंग्स है, लंग्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से टिश्यूज नेक्रोसिस हो जाते हैं, ठीक है। सो अब देखो ऑब्वियसली फ्लूइड फिल्ड है तो पेशेंट को सांस लेने में लंग्स में तो प्रॉब्लम आने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो अब इसका प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोस क्या रहेगा? तो सांस नहीं आ रही मतलब कि गैस एक्सचेंज हमें पहले करवाना पड़ेगा प्रॉपरली ताकि जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। समझ गए ना? मेंटेन रखना पड़ेगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। दैट्स वाई ये प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज रहने वाला है पेशेंट के लिए। नेक्स्ट इन विच रेस्पिरेटरी कंडीशन यू विल फाइंड द पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन कि इसमें से कौन सी कंडीशन में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होती है कि जब पेशेंट इंस्पिरेशन करता है तो उसकी जो रिब्स हैं वो क्या जाती है? इनवर्ड। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग सांस लेके देखो, इनहेल करके देखो, आपकी रिब्स जो है वो एक्सपैंड होगी, आउटवर्ड जाएगी, पर पैराडॉक्सिकल में ऑपोजिट होता है। इंस्पिरेशन पे इनवर्ड जाती है, एक्सपिरेशन पे क्या जाती है? आउटवर्ड। रिब्स जो है वो आउटवर्ड जाती है। सो ऑपोजिट हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है? इंस्पिरेशन पे आउटवर्ड जाती है, एक्सपिरेशन पे इनवर्ड जाती है। सो ये जो रेस्पिरेशन है इस टाइप की कहाँ देखने को मिलती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एटिलेक्टेसिस, टेंशन नीमोथोरेक्स, फ्लेयल चेस्ट। सो ये देखने को मिलती है फ्लेयल चेस्ट। कोई भी ट्रॉमा की वजह से लंग जो है वो डी अटैच, कनेक्टेड नहीं रहता रिब केज के साथ, जिसकी वजह से ऐसी जो रेस्पिरेशन है देखने को मिलती है। बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मैकेनिकल वेंटिलेटर आपको पेशेंट को देना पड़ता है, आर्टिफिशियल एयरवे देना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट का पूरा रेस्पिरेटरी फंक्शन ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। चलो
लास्ट क्वेश्चन है प्लूरल इन्फ्यूजन इज आल्सो नोन एज, तो बताओ भाई प्लूरल इन्फ्यूजन क्या और उसको क्या बोलते हैं, हीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे और अपनी स्टडीज अच्छे से कर लो और लिखा करो कमेंट सेक्शन में। इजी ही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछती। कल का जो क्वेश्चन था वो था ये कि प्रायोरिटी डायग्नोस्ट क्या रहेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, पेशेंट आयरन ले ही नहीं रहा न्यूट्रिशन में, क्लियर है ना। सो हमें उसका इस टाइम प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोस्ड है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। बहुत से बच्चे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज लिख रहे हैं, नहीं गैस का कोई लेना नहीं, आयरन डेफिशिएंसी है, उसे हमें न्यूट्रिशन का बताना पड़ेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ जिसमें से आयरन आए, आपको आयरन ऑब्जॉर्प्शन हो, विटामिन सी खाओ जिससे आयरन की ऑब्जॉर्प्शन हो। सो जो ऑप्शन नंबर राइट रहेगा ठीक, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लगी है और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको अभी भी बैचेस ज्वाइन करने हैं सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले फुल एक्सप्लेनेशन में बैचेस को ज्वाइन करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। 2 बैचेस है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो है वो है हमारा 1499 का, एंड जो हमारा फुल थ्योरी बैच है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, अनाटमी मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, ये बैच है 2499 का। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करके SIC की वैकेंसी क्लियर होती है सो इट्स मोर देन इनफ, हर एक चीज़ आपको इस बैच में मिलने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है, फुल एक्सप्लेनेशन में लाइव भी क्लास मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी उसकी, एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। विदाउट एनी डिले आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन do hard work, make your parents proud, and all the best. Thank you.